गुड मॉर्निंग। देखो अपन क्या पढ़ रहे हैं, एनिमल टिश्यू पढ़ रहे हैं। एनिमल टिश्यू में अपन ने 4 टाइप के टिश्यू पढ़े। कौन कौन से? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू हम कंप्लीट कर चुके हैं और कनेक्टिव टिश्यू में हम प्रॉपर और सपोर्टिव टाइप का जो टिश्यू था वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम कनेक्टिव टिश्यू में थर्ड टाइप पढ़ेंगे जिसको हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोलेंगे या वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू बोलेंगे। फ्लूइड या फिर वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। देखो फ्लूइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है। और वेस्कुलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वेसल्स के अंदर फ्लो करता है। अब हमारे पास जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है वो 2 टाइप्स के अंदर आता है। एक हमारे पास आता है ब्लड एंड दूसरा आता है हमारे पास में लिम्फ। लिम्फ जो होता है ना वो वाइट कलर का होता है और लिम्फ की जो वेसल्स होती हैं उनको हम बोलते हैं लिम्फेटिक वेसल्स। इनको हम क्या बोलते हैं? लिम्फेटिक वेसल्स बोलते हैं। इनकी जो सेल्स होती हैं लिम्फ के अंदर, जो सेल्स मिलेंगी वो कैसी होंगी? न्यूक्लियस नहीं होता है उनके अंदर, ठीक है। आरबीसी की जैसे हमारी आरबीसी होगी उसी तरीके से लिम्फ सेल्स होती हैं, ठीक है। वाइट कलर की होती हैं, थोड़ा सा वाइट और येलोइश टाइप का कलर होता है इनका। स्पिंडल शेप होती है इनकी। स्पिंडल शेप कैसे होती है? इस तरीके से इनकी थोड़ी शेप होगी, इसको हम बोलेंगे स्पिंडल टाइप की शेप बोलेंगे, ठीक है। लिम्फ को हम क्या बोल सकते हैं? ये भी वेसल्स के अंदर ही फ्लो करता है। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट ब्लड। ब्लड क्या है? ब्लड का कंपोनेंट 3 टाइप की सेल्स होती हैं इसके अंदर, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है, लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है, रेड कलर का होता है। रेड कलर का क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन की वजह से जो हमारा ब्लड होता है वो कैसा कलर का होगा? रेड कलर का। ये हीमोग्लोबिन इसको रेड कलर प्रोवाइड करवाएगा और साथ ही साथ इसमें एक मेटल जो प्रेजेंट होता है वो कौन होता है? आयरन एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट होता है। ये आयरन एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ में बाइंड करेगा और या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में बाइंड करेगा। एक टाइम के ऊपर एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ में बाइंड करेगा और उनको जहाँ भी बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पर ट्रांसपोर्ट करवा देगा। तो ब्लड का फंक्शन क्या हो जाएगा? ट्रांसपोर्ट का फंक्शन हो जाएगा। ब्लड ट्रांसपोर्ट करवाता है। ब्लड जो होता है वो वाटर के कंपेयर में हैवी होता है। वाटर के कंपेयर में कैसा होता है? हैवी होता है, विस्कस होता है। यानी कि वाटर के जैसे ये फ्लूइड नहीं करेगा लेकिन थोड़ा सा गाढ़ा होगा। और इसकी विस्कोसिटी कितनी होती है? 4.7 होती है। एल्कलाइन नेचर का होता है, थोड़ा सा 7 से ऊपर। कितना? स्लाइटली एल्कलाइन, तो 7.4 टू लेकर 7.5 तक ये एल्कलाइन होता है नेचर के अंदर, ठीक है। यानी कि बेसिक नेचर होता है इसका। इसके अंदर जो बफर्स यूज़ किए जाते हैं, ब्लड के अंदर ही ऑलरेडी बफर प्रेजेंट होते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट ये बफर के जैसे एक्ट करेगा, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर क्लोरीन HCl का सिस्टम होता है, क्लोरीन सिस्टम भी प्रेजेंट होता है ताकि pH को मेंटेन करके रखा जा सके। H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जब आपस में टूटते हैं तो H पॉजिटिव pH को डिक्रीज़ करेगा लेकिन एसिडिटी इंक्रीज़ करवा देता है। तो उस pH को मेंटेन करके रखने के लिए यहाँ पर बफर सिस्टम्स का यूज़ किया जाता है। अगर ऑक्सीजन को कैरी किया हुआ ब्लड है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलेंगे हम, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी किया हुआ है तो हम उसको बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ज़्यादातर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो वेन्स के अंदर फ्लो करता है और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आर्टरीज़ के अंदर फ्लो करता है। आर्टरीज़ और वेन्स क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स की 2 टाइप होती हैं। जो आर्टरीज़ होती हैं इनके अंदर pH ब्लड का ज़्यादा होता है। वेन्स के अंदर जो pH होता है वो थोड़ा सा कम होता है। जो लोग हायर एल्टीट्यूड्स के ऊपर रहते हैं उनके पास क्या होगा? ब्लड को ऐसे हीमोग्लोबिन का अमाउंट जो होगा उनके ब्लड के अंदर वो ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन ज़्यादा बाइंड करवानी है। वहाँ पर हायर एल्टीट्यूड्स के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट कम होगा तो उनको सांस लेने में दिक्कत ना हो, इसलिए ऑक्सीजन को ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में वो अपने बॉडी पार्ट्स तक पहुँचा सकें। तो हीमोग्लोबिन का अमाउंट वहाँ पर ज़्यादा होता है। अब जो हमारा ब्लड है उसके 2 कंपोनेंट होते हैं, प्लाज्मा एंड ब्लड कार्पसेल्स। जो प्लाज्मा है वो लिक्विड टाइप का होता है। 90% जो होता है हमारे ब्लड के अंदर, ब्लड प्लाज्मा और ब्लड कार्पसेल्स के अंदर क्या होता है? प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा लिक्विड होता है। अगर हम इस ब्लड के अंदर से प्लाज्मा को सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, तो हमारे पास ब्लड कार्पसेल्स बच जाएंगी और ब्लड के अंदर से ब्लड कार्पसेल्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएंगी? प्लाज्मा बच जाएगी। प्लाज्मा ट्रांसपेरेंट होता है, एल्कलाइन पार्ट है। जो एल्कलाइन नेचर होता है ब्लड का वो किसकी वजह से होता है? प्लाज्मा की वजह से होता है। इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन्स के अंदर कौन कौन सी प्रोटीन आती है हमारे पास? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजिन, इम्यूनोग्लोबिन्स। इम्यूनोग्लोबिन्स क्या होती है? एंटीबॉडी होती हैं जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती हैं, ठीक है। एल्ब्यूमिन क्या करती है? ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम करती है। नेक्स्ट हमारे पास में ब्लड प्लाज्मा के फंक्शंस हैं। ब्लड प्लाज्मा क्या करेगा? फ्लूइडिटी मेंटेन करेगा। क्यों? क्योंकि यही ब्लड का लिक्विड पार्ट है, तो फ्लूइडिटी को मेंटेन करके रखने का काम करेगा।
फ्लूइडिटी मेंटेन करने का काम करेगा, जो भी एक्सक्रीटरी मटेरियल होंगे उनको ट्रांसपोर्ट करवाएगा किडनी तक, और किडनी के पास जाने के बाद क्या होगा, वहाँ पर फिल्ट्रेशन होगा, और फिल्ट्रेशन के बाद में जो भी एक्सक्रीटरी मटेरियल, वेस्ट मटेरियल है बॉडी का, वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी एक्सक्रीटरी मटेरियल है एक तरीके से हमारी बॉडी का, क्योंकि हमारे लिए यूज़फुल नहीं है ये, तो इसको लंग्स तक लेके जाएगा। ऑक्सीजन की जो बॉडी पार्ट्स को रिक्वायरमेंट है वो प्लाज्मा के अंदर ही घुल के फिर जाती है हमारी बॉडी पार्ट्स तक। हॉर्मोन्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी ब्लड प्लाज्मा के थ्रू होता है, या फिर हम बोल सकते हैं ब्लड के थ्रू होता है। वाटर और आयंस का जो कंसंट्रेशन है, अमाउंट है, उसको मेंटेन करके रखने का काम करता है हमारा ब्लड प्लाज्मा। इसके अंदर जो एंटीबॉडीज़ बताई हैं या फिर इम्यूनोग्लोबिन्स, ये क्या करेंगी, इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती हैं। अब हमारे पास में आती है ब्लड कार्पसेल्स। ब्लड कार्पसेल्स में हमारे पास में RBC आती है, WBC आती है, एंड थर्ड वन इज़ प्लेटलेट्स। ठीक है, तो देखो हमें क्या क्या याद करना है, इनका लाइफ स्पेन याद करनी है, कौन कौन सी टाइप के इसका न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस कैसा है, कौन कौन सी चीज़ इसके अंदर प्रेजेंट है, ये सब हमें याद करना है। तो देखो RBC क्या है, इनको हम साइंटिफिक लैंग्वेज के अंदर इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स। WBC को हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, ये तीनों के नाम है, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। हम देखो साइट्स की यानी कि सेल्स की स्टडी कर रहे हैं और ब्लड के सेल्स की स्टडी कर रहे हैं, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, हीमेटोलॉजी। लॉजी स्टडी, और हीमो जो वर्ड है, हीमेटो से में जो हीमो वर्ड है वो किसके लिए, हीमोग्लोबिन के लिए, यानी कि ब्लड के लिए। अगर हम ब्लड की स्टडी कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे हीमेटोलॉजी। हमारे पास जो RBC है उनको बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स कैसी होती हैं, इनका न्यूक्लियस स्टार्टिंग में प्रेजेंट होता है, लेकिन जब जैसे जैसे ये मैच्योर होती है तो इनको ऑक्सीजन को अमाउंट को कैरी करना है, तो ये हीमोग्लोबिन के अंदर जो भी RBC के अंदर जो भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा वो क्या हो जाएगा, डीजनरेट होता चला जाता है, डीजनरेट हो जाता है। यानी कि हमारी जो मैच्योर RBC होती है वो इन्यूक्लिएटेड होती है। कैसी होती है, इन्यूक्लिएटेड होती है। कुछ जो कैमल की RBCs होती हैं उनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब हम देखें कि RBC की फॉर्मेशन कहाँ होती है। देखो जब बेबी प्रोड्यूस नहीं हुआ है, ठीक है, उसका बर्थ नहीं हुआ है उससे पहले, यानी कि वो प्रेग्नेंट जो लेडी है उसके यूट्रस के अंदर ही प्रेजेंट है अगर हमारा जो बेबी है, तो RBC की फॉर्मेशंस कहाँ होंगी, मेनली लीवर के अंदर होगी और स्प्लीन के अंदर होगी। लेकिन जैसे ही बेबी बाहर आ जाएगा तो बाहर आने के बाद में जब थोड़ा वो मैच्योर हो जाएगा तो उस टाइम पर क्या होता है, वहाँ जो RBC फॉर्मेशन होगी, जितनी भी ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है वो कहाँ होती है, बोन मैरो के अंदर स्टार्ट हो जाती है, बोन मैरो में स्टार्ट हो जाएगी। सैलेमेंडर जो होता है उसके पास में लार्जेस्ट RBC होती है 80 माइक्रोमीटर डायमीटर के अंदर, और जो स्मॉलेस्ट RBC होती है वो किसके पास मिलती है, मस्क डियर के पास देखने को मिलती है। RBC की शेप कैसी होती है, बाइकॉनकेव, यानी कि दो कॉन्वेक्स लेंस की जैसे इसकी शेप होगी, तो हम इसको बोल सकते हैं क्या चीज़, बाइकॉनकेव। ये दो कॉनकेव्स बने हुए हैं, तो और साथ ही साथ कैसी हो सकती है, राउंड हो सकती है शेप के अंदर। RBC का जो नंबर है और वो चेंज करता रहता है स्टेट के अकॉर्डिंग। इनकी लाइफ स्पेन कितनी होती है, 120 डेज़ की लाइफ स्पेन होती है। यानी कि अगर हमारे पास में आज RBC बनी है तो अब इनकी डेथ कब होगी, 120 डेज़ के बाद में। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में बनेंगे तो अब 120 दिन बाद क्या होगा, सारा RBC ख़त्म हो जाएगी। डेली RBC की फॉर्मेशंस होती है। अब मान लो आज जो RBC बनेंगी वो 120 डेज़ के बाद, फिर कल बनेंगी वो दोबारा से 120 डेज़ के बाद में इनकी डेथ होती चली जाती है। इनका नंबर कितना होता है, वेरी करता रहता है नंबर की। ह्यूमन जो फीमेल होती है उसके पास में ब्लड ज़्यादा होता है, लेकिन RBCs का नंबर किसके पास में ज़्यादा होता है, हमेशा जो भी सेल्स वगैरह होती हैं वो मेल के पास में ज़्यादा होती हैं, उनकी उसकी पावर की वजह से। मस्कुलर बॉडी होती है, इस वजह से जितनी भी सेल्स या फिर जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं उनका अगर वेट देखें हम, तो जो मेल होते हैं उनके अंदर ज़्यादा होता है, फीमेल के अंदर कम होता है। अच्छा देखो, अगर हमें किसी भी सेल्स को काउंट करना है तो एक मीटर चाहिए हमें किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए। अगर हम ब्लड की सेल्स को काउंट कर रहे हैं, RBCs को हम काउंट कर रहे हैं, तो उस मीटर का नाम क्या हो जाएगा, हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर, मीटर है, साइटो यानी सेल और हीमो यानी ब्लड सेल्स, यानी कि हम ब्लड सेल्स को जब काउंट करेंगे तो जो मीटर होगा उसका नाम क्या हो जाएगा, हीमोसाइटोमीटर। जब एक्सेस ऑफ RBC हमारे पास स्टोर बनने लग जाती हैं तो ये कहाँ स्टोर हो जाएंगी, स्प्लीन के अंदर। एक्सेस ऑफ RBC कहाँ स्टोर हो जाती है, स्प्लीन के अंदर। यानी कि हमने ब्लड को स्टोर करवा लिया। ब्लड कहाँ स्टोर होता है, ब्लड बैंक के अंदर, तो स्प्लीन को हम क्या बोल सकते हैं, ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी, ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी। और जब इन RBCs की डेथ हो जाती है तो इनको कहीं ना कहीं ग्रेवयार्ड के अंदर जाना है। वो ग्रेवयार्ड कौन होता है, इनका लीवर। लीवर को हम क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ द बॉडी। अगर RBCs का नंबर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा होने के लिए पोली वर्ड लग जाएगा। पोली का मतलब होता है मैनी, ठीक है। और RBCs का नंबर ज़्यादा हो रहा है तो हम बोल देते हैं पॉलीसाइथीमिया हो चुका है।
आरबीसी का नंबर जब ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीसाइथीमिया। ऐसे ही जब आरबीसीज़ का नंबर कम हो जाएगा तो अलग अलग टाइप की डिजीज़ हो सकती हैं, ठीक है। अगर हमें आरबीसी के नंबर को हम देखना चाहते हैं कि कितना है कितना नहीं, तो कौन सा मीटर है हमारे पास, हीमोसाइटोमीटर। देखो अगर आरबीसी को हमने किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखा, ये हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है और ये आरबीसी है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है, यहाँ पर सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है लेकिन सॉल्वेंट जो वाटर कंसंट्रेशन है, जो भी सॉल्वेंट है हमारे पास में, उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो इसमें क्या होगा, सॉल्वेंट यहाँ से यानी कि बाहर से सेल के अंदर की साइड में इनवर्ड मूवमेंट दिखाएगा, एंडोऑस्मोसिस होगी यहाँ पर, तो सेल हमारी स्वेल करने लगी और स्वेल करते करते ब्रस्ट कर जाएगी। तो हम इस प्रोसेस को हम हीमोलाइसिस बोल सकते हैं। लाइसिस का मतलब होता है टूटना, और हीमो देन अगेन वर्ड के लिए ब्लड के लिए है, तो हीमोलाइसिस। जब हमारी आरबीसी टूटना स्टार्ट हो जाएंगे तो हम उसको बोलेंगे हीमोलाइसिस। अब हमने देखा था फूड न्यूट्रिशन वाले चैप्टर के अंदर, अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है तो कौन सी डिजीज़ हो जाती है, हमारे पास में जो आरबीसीज होती हैं उनका नंबर कम हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, पर्नीशियस एनीमिया। ये एक नॉन जेनेटिक डिसऑर्डर है। नॉन जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब क्या हो गया कि ये पेरेंट्स से लेकर ऑफस्प्रिंग के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि क्रोमोसोम्स के अंदर चेंज आने की वजह से नहीं हो रहा है। तो क्या है हमारे पास, पर्नीशियस एनीमिया, ठीक है। नॉन जेनेटिक डिसऑर्डर है ये, और किस वजह से हुआ है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से हुआ है। इसमें आरबीसी का नंबर डिक्रीज़ कर जाएगा लेकिन आरबीसी का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। हीमोग्लोबिन का जो कंटेंट होगा, अमाउंट होगा, वो कम हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में सिक्कल सेल एनीमिया। सिक्कल सेल एनीमिया के अंदर क्या होता है, जो भी हमारा क्रोमोसोम होता है, उस एक क्रोमोसोम के ऊपर 6th पोजीशन के ऊपर जो हमारा GUG प्रेजेंट होता है, ये कोडोन्स प्रेजेंट होते हैं, कोडोन चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रोटीन चेंज हो जाती है। बनना कोई प्रोटीन होता है अमाइनो एसिड और बन जाता है दूसरा, ग्लूटामाइन बनना होता है और ग्लूटामाइन की जगह वैलिन बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो भी हमारी आरबीसीज होती है उनकी शेप चेंज हो जाएगी। शेप चेंज होकर वो कैसी हो जाएगी, सिक्कल के जैसी हो जाएगी, दराती के जैसी हो जाएगी। और अब क्या करेगी, जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को कैरी कर पा रही थी, अब वो उतने अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएगी, तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास थैलेसीमिया। थैलेसीमिया क्या होता है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इस डिसऑर्डर के अंदर भी क्या होएगा, जो हमारी आरबीसीज है वो प्रॉपर अमाउंट के अंदर हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगी। नेक्स्ट है स्पेक्टेसीमिया। स्पेक्टेसीमिया में क्या होगा, ब्लड के अंदर पॉइजन कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है या फिर पॉइजन की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है, इसको हम बोलते हैं स्पेक्टेसीमिया। उसके अलावा है हमारे पास न्यूट्रिशनल एनीमिया। न्यूट्रिशनल एनीमिया यानी कि कोई ना कोई न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हुई है, ठीक है। और न्यूट्रिएंट हमारे पास यहाँ कौन है, सिर्फ और सिर्फ आयरन प्रेजेंट है हमारे पास में न्यूट्रिएंट या एलिमेंट की फॉर्म में। तो जब बॉडी के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तब जो डिजीज़ होगी ब्लड की, वो कौन सी होगी, न्यूट्रिशनल एनीमिया। जैसे हम हीमोपोएसिस बोलते हैं, जितनी भी ब्लड सेल्स होंगी उनकी फॉर्मेशन को हम बोलेंगे हीमोपोएसिस, हीमोपोएसिस, ठीक है। अगर इरिथ्रोसाइट्स की फॉर्मेशन होगी तो इरिथ्रोपोएसिस, WBC यानी कि ल्यूकोसाइट की फॉर्मेशन होगी तो ल्यूकोपोएसिस, और यहाँ थ्रोम्बोसाइट्स की फॉर्मेशन होगी तो थ्रोम्बोपोएसिस, हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। जो हमारी सेल्स आरबीसीज वगैरह बनाती हैं वो सब कैसी होती है, स्टेम सेल होती हैं। कैसी होती है, स्टेम सेल। अब स्टेम सेल कैसी होती है, एक सेल है, इसने डिवाइड किया तो एक तो डिवाइड कर, जब डिवीज़न होकर 2 सेल बनी तो एक सेल तो दोबारा से इसी स्टेम सेल के जैसे एक्ट करेगी, यानी कि दोबारा डिवाइड करेगी। जबकि ये वाली सेल जो होगी अपना फंक्शन ले लेगी और अपने फंक्शंस के अकॉर्डिंग अपने काम करना स्टार्ट कर देती है। तो ये हमारे पास में था आरबीसी के बारे में कि इरिथ्रोपोएसिस क्या होता है, और ल्यूकोपोएसिस किसको बोलेंगे हम, जब हमारे पास WBC फॉर्म होने लग जाती है। आरबीसी का फंक्शन क्या हो गया, ब्लड को कैरी करना है, हीमोग्लोबिन को कैरी करेगी, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करेगा, बॉडी पार्ट्स तक लेके जाएगा। जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा, तो जैसे हम ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, उसी तरीके से हम हीमोग्लोबिन को बोलेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड कर रहे हैं तो हम बोलेंगे डीऑक्सी हीमोग्लोबिन या फिर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, इसको हम बोलते हैं मेनली, क्या बोलेंगे, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ब्लड पीएच को मेंटेन करने का काम करेगा। आरबीसी क्या करते हैं, CO2 को भी ट्रांसफ़र करवाती है, क्योंकि CO2 को लंग्स तक लेकर आना है और लंग्स के थ्रू फिर वो बॉडी से बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट सेल आती है हमारे पास में WBC। नेक्स्ट सेल्स कौन सी है हमारे पास में, WBC। जो आरबीसी उसकी फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल्स, WBC की फुल फॉर्म होती है वाइट ब्लड सेल्स। तो ये वाइट कलर की होती है। जो आरबीसी होती है ना, वो वैसे तो येलो कलर की होती है अगर हम सिंगल आरबीसी को देखेंगे, लेकिन जब कलेक्शन हो गया बहुत सारी आरबीसीज का तो हमें कैसे दिखाई देगी, रेड कलर की दिखाई देगी। जब ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगी तो कैसा होगा, उसका शाइन रेड कलर होगा। और जब
उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करेगी तो वो पर्पल ब्लू कलर की हो जाएगी, पर्पल या फिर ब्लू कलर की। अब WBC क्या है, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं फॉर्मेशन, ल्यूकोपोएसिस हो जाएगी। अगर इसकी इंक्रीज हो रहा है नंबर के अंदर तो ल्यूकेमिया हो जाएगा, और अगर लेवल इनका कम हो रहा है तो ल्यूकोपीनिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप के इनका डिपेंड करता है, नंबर इनका वेरी कर सकता है। WBCs क्या करते हैं, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। क्यों? क्योंकि कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर एक्ट करेगा तो ये इसके अगेंस्ट में रिएक्शंस परफॉर्म करवाती है, और हमें इम्यूनिटी, सोल्जर हम इसको बोल सकते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाने का ये काम करती हैं हमें। ठीक है, अब ये जो WBCs हैं, अगर ये किसी ऐसी साइट पर जा रही हैं जहाँ पर इंजरी हो चुकी है तो ये इनका जो मूवमेंट होता है, इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, डायापेडेसिस। इस मूवमेंट को हम बोलते हैं डायापेडेसिस। यहाँ इंजरी है, ये बॉडी पार्ट्स में यहाँ प्रेजेंट थी, इस जगह से इस जगह पर, यानी कि इन्होंने अपनी पोजीशन चेंज करी, तो इस पोजीशन चेंज करने वाली मूवमेंट को हम बोलते हैं डायापेडेसिस। डिफेंस सिस्टम के अंदर काम करती है। अगर बॉडी के अंदर RBC का नंबर 600 है तो उसके ऊपर एक WBC मिलेगी, तो हमें सिंपल सा पता चल गया RBC का नंबर हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा होता है और WBC का नंबर कितना होता है, कम होता है। WBC हमारे पास में 2 टाइप की होती हैं। ठीक है, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स होता है दाने, ठीक है, ग्रैन्यूल्स। अगर किसी सेल के अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे ग्रैन्युलोसाइट, और वही ग्रैन्यूल्स एब्सेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स में हमारे पास में 3 सेल्स आती हैं, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। और जो हमारी ए ग्रैन्युलोसाइट्स हैं जिनके अंदर ग्रैन्यूल्स एब्सेंट है, इसमें हमारे पास में 2 टाइप की सेल्स आती हैं, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स क्या करती हैं, जो भी स्टेन हम इसको देते हैं उस बेसिस के ऊपर इनके नाम रखे गए हैं। ये एसिडिक स्टेन को शो करती हैं, ये बेसिक स्टेन को, और ये न्यूट्रल टाइप के स्टेन को, या फिर हम बोल सकते हैं दोनों स्टेन्स को ये शो कर सकती है। इओसिनोफिल जिस एसिडिक डाई से हम इसको स्टेन करवाते हैं वो कौन सी डाई होती है, इओसिन डाई होती है। ठीक है, बेसोफिल के लिए अलग डाई होती है और यहाँ पर न्यूट्रोफिल्स के लिए अलग टाइप की डाइज यूज़ की जाती हैं। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले इओसिनोफिल्स के बारे में। ये नॉन फैगोसिटिक होती है नेचर के अंदर। नॉन फैगोसिटिक का मतलब क्या है, पहले फैगोसिटिक देखो, फैगोसिटिक या फैगोसाइटोसिस क्या होती है, कोई ये सेल है, ठीक है, इस सेल के बाहर कोई भी फॉरेन पार्टिकल है तो ये सेल अपनी मेम्ब्रेन को एक्सटेंड करेगी, और मेम्ब्रेन एक्सटेंड करने के बाद में ये जो फॉरेन पार्टिकल है ये इसके अंदर एंटर कर जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर एक्सटेंड करना स्टार्ट किया, फिर इसको कंप्लीट ऐसे कवर कर लेंगी अपनी बॉडी से, और ये अंदर यहाँ आ जाएगा। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। तो हमारी जो इओसिनोफिल सेल्स होती हैं, जिसको हम एसिडोफिल्स भी बोल सकते हैं, ये कैसी हैं, ये फैगोसाइटोसिस नहीं होती है नेचर के अंदर। इनका लाइफ स्पेन 10 to 14 डेज का होता है। इनका न्यूक्लियस बाइलोब्ड होता है। बाइलोब का मतलब 2 लोब्स यहाँ है, जैसे इस तरीके का न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा इन इओसिनोफिल्स के अंदर। इनका नंबर जो अगर इंक्रीज़ होता है तो किस टाइम के ऊपर इंक्रीज़ होगा, एलर्जिक रिएक्शंस के अंदर, जो हमारी एलर्जिक कंडीशन होती है उस टाइम के ऊपर इनका नंबर इंक्रीज़ हो जाता है। हाइपर सेंसिटिविटी, एलर्जी क्यों हुई है, क्योंकि कोई चीज़, आदमी या कोई भी पर्सन किसी चीज़ के अगेंस्ट में सेंसिटिव है, तो ये हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस के टाइम पर इंक्रीज़ हो जाती हैं। वाउंड्स के टाइम पर जब वुंड लगता है तो उस टाइम के ऊपर, यानी कोई घाव हुआ है तो उस टाइम पर ये इंक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास में है बेसोफिल सेल्स। बेसोफिल सेल्स को हम साइनोफिल सेल्स भी बोल सकते हैं। बेसोफिल सेल्स को हम साइनोफिल सेल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, इनका नंबर मिनिमम होता है बॉडी के अंदर। WBC के सभी नंबर्स को देखें तो बेसोफिल का नंबर सबसे कम होता है और मोनोसाइट्स का नंबर क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। बेसोफिल्स कैसी होती है नेचर के अंदर, फैगोसाइटोसिस होती है, यानी कि फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस को शो करेंगी। ट्राइलोब्ड न्यूक्लियस है, यहाँ पर न्यूक्लियस कितने मिलेंगे, इस तरीके से 3 लोब का न्यूक्लियस मिलेगा। लाइफ स्पेन कितना है, 12 to 15 डेज है। इओसिनोफिल्स का लाइफ स्पेन कितना होता है, 10 to 14 आवर्स होता है। जो बेसोफिल्स होती हैं ये किस टाइम पर रिलीज़ होती हैं, जब जैसे बॉडी के अंदर ब्लड कोगुलेशन के अंदर हेल्प करेंगी। ये हिस्टामाइन, ये भी एलर्जिक कंडीशन के अंदर ये हिस्टामाइन रिलीज़ होता है मास्ट सेल के थ्रू। मास्ट सेल क्या करती है, हिस्टामाइन को रिलीज़ करती है जब कोई भी एलर्जिक टाइप की कंडीशन होती है। चिकन पॉक्स के अंदर इनका नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास में न्यूट्रोफिल्स या फिर हेट्रोफिल सेल्स। न्यूट्रोफिल सेल्स का नंबर क्या होता है, मैक्सिमम होता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, कभी भी कहीं चोट लगी है तो उस टाइम के ऊपर न्यूट्रोफिल्स ही वो सेल्स हैं जो सबसे पहले डिफेंस के तरीके से एक्ट करने के लिए उस प्लेस पर जाएंगी जहाँ पर भी कोई इन्फेक्शन हुआ है। फैगोसाइटोसिस होती है नेचर के अंदर, फैगोसाइटोसिस को शो करेंगी, किसी भी फॉरेन पार्टिकल को एनगल्फ कर लेंगी। ठीक है, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस होता है इनका, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के टाइम पर काम करती है। इनका लाइफ स्पेन 10 to 12 आवर्स होता है। टिश्यू के अंदर 4 to 5 डेज तक प्रेजेंट होता है। ठीक, इसके बाद हमारे पास आती हैं ए ग्रैन्युलोसाइट सेल्स। ए ग्रैन्युलोसाइट्स में हमारे पास में 2 टाइप की सेल्स हैं, कौन कौन सी, मोनोसाइट्स एंड
लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स क्या होती हैं, देखो ब्लड के अंदर प्रेजेंट रहेंगी ना ये, तब तक तो इनको हम बोलेंगे मोनोसाइट, लेकिन जैसे ही ये हमारे टिश्यू के अंदर एंटर कर जाएंगी तो टिश्यू के अंदर एंटर करने के बाद हम इनको क्या बोलते हैं, मैक्रोफेजेस। टिश्यू के अंदर एंटर करने के बाद हम इनको बोलेंगे मैक्रोफेजेस। ये कैसी होती है, फैगोसाइटोसिस को शो करती हैं, यानी कि एनगल्फ कर सकती हैं जो भी फॉरेन पार्टिकल आएगा उसको। 28 डेज इनका लाइफ स्पैन होता है। इनका नंबर टीबी के टाइम पर इंक्रीज हो जाता है। लिम्फ और स्प्लीन नोड्स के अंदर जो हमारी लिम्फ वेसल्स होती हैं, लिम्फ नोड्स होते हैं, स्प्लीन के लिए जो नोड्स होते हैं ना, उनके अंदर इनकी फॉर्मेशन होती है। ये मोटाइल होते हैं, क्यों, क्योंकि इनको देखो टिश्यू में प्रेजेंट थी जब मोनोसाइट्स थी, सॉरी ब्लड में प्रेजेंट थी जब मोनोसाइट थी, और टिश्यू में एंटर किया जब मैक्रोफेजेस के अंदर कन्वर्ट हो गई, तो यानी कि मूव किया है, इन्होंने मूवमेंट को शो किया है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास में लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट्स हमारे पास में दो टाइप के होते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। ये हमारे पास एंटीबॉडीज़ की फॉर्मेशन करवाती है। कोई भी फॉरेन पार्टिकल जब बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो जो इम्यूनिटी काम करती है एंटीबॉडीज़ की तरीके से, एंटीबॉडीज़ सेल्स को रिलीज़ करती है, एंटीबॉडीज़ इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करती है। तो इन्हीं एंटीबॉडीज़ को हम इम्यूनोग्लोबिन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन या इम्यूनोग्लोबिन्स हम उसको बोल सकते हैं। बी लिम्फोसाइट्स की फॉर्मेशन एंड मैचुरेशन दोनों ही बोन मैरो के अंदर होती है, इसलिए इसका नाम है बी लिम्फोसाइट। और जो टी लिम्फोसाइट होती है इसकी फॉर्मेशन बोन मैरो के अंदर होगी, लेकिन ये मैच्योर कहाँ होंगी, जाके थाइमस के अंदर मैच्योर होंगी, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, टी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। जो बी लिम्फोसाइट्स होती हैं उनका फॉर्मेशन कहाँ, इनका जो लाइफ स्पैन होता है, सॉरी इनका जो लाइफ स्पैन है वो कितना है, 3 डेज़ का होता है। ठीक है, और जो हमारे टी लिम्फोसाइट्स होते हैं उनका लाइफ स्पैन थोड़ा सा कम होता है। देखो ये हमारे हो गए WBC, यानी कि हमने RBC WBC लिम्फ की जो भी सेल्स थी उनके बारे में पढ़ लिया। अब हमारे पास कौन सी बची है, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होती है, ये इरेगुलर टाइप की सेल्स होती हैं। इनका न्यूक्लियस जो होता है नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, यानी कि इनके पास में भी न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। लाइफ स्पेन केवल 1 डे का होता है। ठीक है, इनको साइट्स को हम सेल्स को हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। इनकी फॉर्मेशन को थ्रोम्बोपोएसिस बोलते हैं। अगर प्लेटलेट्स एब्सेंट होती हैं किसी किसी कंडीशन के अंदर तो क्या होगा, वो हमें ये बताएगा कि हमारे पास इम्यूनिटी कम होती जा रही है, हमारा जो ब्लड का लेवल है वो कम होता जा रहा है। तो इनका नंबर कितना होता है, 2 से लेकर 5 लाख तक इनका नंबर हो सकता है पर mm के लिए। तो ये था हमारे पास में ब्लड की प्लाज्मा और कार्ड सेल्स के बारे में, और लिम्फ के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि जो हमारी ब्लड है वो ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड कोगुलेट कैसे करता है, ब्लड ग्रुप कौन कौन से टाइप के होते हैं, ब्लड ग्लूकोज क्या होते हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी अगर इस पर किसी भी पॉइंट में प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना। थैंक यू।